नमस्कार, मैं रीना आपकी दोस्त एक नई कहानी लेकर आई हूँ। रात के 2:30 बज रहे थे। दादी की नींद खुल जाती है। उनको लगता है कि कमरे में कोई है जो उनको घूर रहा है। वो उठकर अपने कमरे की लाइट जलाती हैं। तभी लाइट भी अचानक जलने बुझने लगती है। दादी घबरा जाती हैं। तभी किसी के चीखने की भी आवाज़ें आने लगती है। अब तो दादी डर के मारे अपने बेटे बहू के कमरे की ओर भागती हैं और तेजी से उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं। उनके बहू बेटे जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलते हैं। उनको सामने दादी घबराई हुई दिखाई देती हैं। उनकी बहू अनामिका और बेटा निकुंज उनको अपने कमरे में बिठाते हैं और पानी पिलाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। तब दादी बोलती हैं कि मेरे कमरे में कोई है। वो दोनों उनके कमरे में उनके साथ जाते हैं। वहाँ सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। तब उनकी बहू बोलती है, माँ यहाँ तो कोई नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप सोइए, मैं आपके पास ही बैठती हूँ। तब जाकर दादी अपने कमरे में लेटती है। इधर अनामिका की बेटी जानवी भी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक जानवी उठकर बैठ जाती है। उसे अपने मोबाइल में वही गाना सुनाई देता है, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। वो घबराकर मोबाइल में बज रहे गाने को बंद करती है और इधर उधर देखने लगती है। अब जानवी अपने कमरे के खिड़की पर जाती है और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखती है। वहाँ पहले अक्सर देर रात तक लाइट जली रहती थी क्योंकि अक्षय रात में देर तक पढ़ता था। अब वहाँ अंधेरा है। जानवी उदास हो जाती है और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। उसे अक्षय की याद आने लगती है। जानवी जब से होश संभाली है, अक्षय को अपने घर में अपने आसपास ही देखा है। माँ बताती हैं कि जब अक्षय 4 साल का था तभी से मालती आंटी हमारे यहाँ काम करती हैं और घर में बने सर्वेंट क्वार्टर में ये दोनों माँ बेटा साथ रहते हैं। उस समय मैं लगभग 3 साल की और मेरा बड़ा भाई विवान 8 साल के ही थे। हम सब साथ ही बड़े हुए। यही सब सोचकर धीरे धीरे जानवी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जानवी की माँ अनामिका एक समाज सेविका हैं। वो समाज के लिए बहुत कुछ करती रहती हैं, खासकर गरीब महिलाओं एवं बच्चों के लिए। जानवी के पापा निकुंज एक प्राइवेट फर्म में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत हैं। वो ज़्यादातर देश के बाहर ही रहते हैं और अनामिका भी बहुत व्यस्त रहती हैं। अनामिका एवं निकुंज अक्षय को भी अपने बच्चे की तरह ही मानते थे और मालती की बहुत सहायता करते थे। जानवी और अक्षय लगभग एक ही उम्र के थे तो आपस में इनकी बहुत बनती थी। दादी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। चूँकि विवान इन दोनों से काफ़ी बड़ा था, विवान भी अक्षय को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब घर में कभी अनामिका नहीं होती तब दादी अक्षय को घर में घुसने भी नहीं देती और अक्षय की माँ को बहुत डांटती थी। विवान भी इन सब में शामिल होकर अक्षय को परेशान करता था। अक्षय पढ़ने में काफ़ी होशियार था। अनामिका पास के ही स्कूल में अक्षय का नाम लिखवा देती है। अब वो भी स्कूल जाने लगा और खाली समय में अनामिका के घर के बाहर बने गार्डन में काम करता, उसकी देखभाल करता, बाजार से घर का सामान लेकर आता और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाता। अब अक्षय 12वीं पास करके कॉलेज में पहुंच गया था। वो अक्सर रात में पढ़ाई करता था और देर रात तक उसके कमरे की लाइट जली रहती थी। अब तो दादी अक्षय से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। जब भी मौका मिलता विवान के साथ अक्षय की बेइज्जती करती, पर अक्षय कुछ नहीं कहता क्योंकि घर में अनामिका, निकुंज और जानवी उसे बहुत प्यार करते थे। अक्षय अपना काम करते करते
अक्सर यही गाना गुनगुनाता था। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। और जानवी अक्षय की तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। दादी की तीखी नजरें अब इन दोनों पर ही रहती थी। एक हफ्ते पहले अनामिका, निकुंज और जानवी 3 दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। उसी दौरान अक्षय की माँ मालती भी अपने गांव चली गई थी। अब घर में दादी, विवान और अक्षय ही रह गए थे। अक्षय घर में अपना काम कर रहा था, तभी दादी चिल्लाते हुए उसके पास आईं और बोली कि मेरे कमरे की अलमारी से पैसे और गहने गायब हैं, जल्दी बता, तेरे अलावा घर में कोई नहीं है। दादी के चिल्लाने से विवान भी वहां आ गया। दादी ने विवान को बताया कि मेरे कमरे से पैसे और गहने चोरी हो गए हैं, मुझे इसी पर शक है, इसके अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं गया। यही सुबह मेरे कमरे में आया था, इसी ने चोरी की है। यह सुनकर अक्षय एकदम घबरा जाता है और रोने लगता है। फिर बोलता है कि दादी, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन दादी और विवान लगातार अक्षय को परेशान कर रहे थे और बोले कि हम तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तू और तेरी माँ जिंदगी भर जेल में रहेंगे, तब तू बताएगा पैसे और गहने कहाँ छिपाया है। इन सब बातों से अक्षय बहुत घबरा जाता है, उसे बदनामी का डर सताने लगता है। यही सब सोचकर वो अपने क्वार्टर में जाकर सीधे पंखे से लटककर आत्महत्या कर लेता है। अक्षय की माँ मालती जब घर वापस आती हैं, तब जाकर घर वालों को पता चलता है कि अक्षय ने आत्महत्या कर ली। उसी समय अनामिका को फ़ोन किया जाता है। अनामिका, निकुंज और जानवी तभी घर वापस आ जाते हैं और उसी दिन शाम को अक्षय का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर सब इस बात से हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अक्षय ने यह कदम उठाया। अक्षय की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अनामिका ने बड़ी मुश्किल से मालती को संभाला। उधर दादी और विवान बहुत डरे हुए थे कि कहीं ये बात सबको पता न चल जाए। आज पूरे 8 दिन हो गए थे अक्षय को इस दुनिया से विदा हुए। अक्षय ने जब से आत्महत्या की है, उसकी आत्मा बहुत गुस्से में है। वो हर हाल में दादी और विवान का पर्दाफाश करना चाहता है। अक्षय की आत्मा अब बहुत पछताती है कि उसने जल्दीबाजी में इस तरह का कदम क्यों उठाया। अक्षय की आत्मा अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख पाती और उनके पास जाकर उनके आंसू पोंछने की कोशिश करती है, परंतु ये संभव नहीं होता। अक्षय दुख और पछतावे की आग में जल रहा था और बहुत गुस्से में था। उसे तो बस अब दादी और विवान से बदला लेना था। अब अक्षय की आत्मा घर के अंदर जाकर दादी और विवान को तंग करने लगा। उन दोनों के कमरे में जाकर लाइट जलाता बुझाता, तो कभी डरावनी आवाज़ें निकालता, तो कभी घर के सामान को इधर उधर बिखेर देता। रात में अक्सर विवान और दादी डर के मारे सो नहीं पाते थे और न ही अपनी सच्चाई किसी को बता सकते थे। धीरे धीरे दोनों बीमार रहने लगे। एक रात विवान अपने कमरे में बहुत गहरी नींद में सोया था, तभी उसका बेड हिलने लगा। विवान की नींद खुल गई। विवान सामने बहुत ही भयानक साये को देखा, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका विकृत सा चेहरा था जो बहुत डरावना लग रहा था और वो साया बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था जो विवान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विवान घबराकर कमरे से अपने मम्मी पापा के कमरे की ओर भागा। दरवाजे पे पहुंचकर जोर जोर से आवाज़ देने लगा, मम्मी दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। उसके मम्मी पापा तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। विवान वहीं दरवाजे पर बेहोश होकर गिर जाता है। निकुंज और अनामिका घबराकर जल्दी से अपने डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। वह विवान को देखते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि आप विवान को लेकर हॉस्पिटल जाइए
इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। यह सुनते ही सब घबरा गए और निकुंज जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और विवान को लेकर सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आज अनामिका की हिम्मत टूट जाती है, वो दादी के गले लगकर रोने लगती है। अब दादी को भी अपने किए का पछतावा होता है, दादी भी रोने लगती हैं और अब वो निकुंज और अनामिका को सच्चाई बताने का निश्चय करती हैं। फिर अनामिका को अक्षय का सच बताते हुए दादी बोलती हैं कि जब तुम लोग शादी में गए थे तब मैंने और विवान ने अक्षय पर झूठा आरोप लगाया था कि वह मेरे कमरे से गहने और पैसे चोरी किया है। हमने उसको और उसकी माँ को पुलिस में देने की धमकी भी दी थी। अक्षय ये सारी बातों से घबरा गया और उसी घबराहट की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अब मुझे और विवान को परेशान कर रहा है। मैं अक्षय से माफ़ी मांगती हूँ और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। यह कहकर दादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अनामिका और निकुंज हक्के बक्के रह गए, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। निकुंज गुस्से में दादी की तरफ देखकर बोला कि आपने ऐसा क्यों किया माँ, ये जानते हुए कि मैं और अनामिका कितना प्यार करते थे। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर निकुंज रोने लगता है। दादी रोते हुए बोलती हैं कि मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं अक्षय को जानवी के साथ बात करते हुए हंसते हुए देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इस आग की जलन में मैंने अपने साथ अपने पोते विवान को भी शामिल कर लिया। फिर हम दोनों ने मौका देखकर उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया। हमें नहीं पता था कि अक्षय आत्महत्या कर लेगा। हमें तो लगा था कि वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। सुबह तक विवान की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो अनामिका ने अपने पंडित जी को फ़ोन पर सारी बातें बताई और रोते हुए पंडित जी से बोली कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तब पंडित जी ने कहा कि आप लोग विवान को लेकर घर पहुँचिए, मैं भी वहीं आता हूँ। सब विवान को लेकर घर पहुँचते हैं। तब तक पंडित जी भी घर पहुँच जाते हैं। पंडित जी अक्षय की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। आज अक्षय की माँ मालती भी पूजा में शामिल होती हैं। अनामिका और निकुंज पूरे मन से अक्षय की आत्मा की शांति के लिए पूजा में बैठते हैं। फिर पंडित जी बोलते हैं कि अक्षय की अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए। फिर दादी और विवान से बोलते हैं कि आप लोग भी साथ में जरूर जाइए। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका, निकुंज, दादी, विवान, जानवी और अक्षय की माँ हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं। हरिद्वार जाकर वहाँ अक्षय की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं और सभी अक्षय की आत्मा से माफ़ी मांगते हैं। अब अक्षय की आत्मा भी शांत हो जाती है और वो अपने दूसरे लोक चली जाती है। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।